गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस कर रहे थे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली थी कि ये जो अर्थ की हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उसके बेस के ऊपर अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड कर रखा है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मेजर जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं ये भी हमने देखा था प्री कैम्ब्रियन टाइम्स में। प्री कैम्ब्रियन टाइम्स में हमने ये देख लिया था कि इसको 3 इयोन में जो है वो डिवाइड किया जाता है, हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन एंड प्रोटेरोजोइक इयोन। यहाँ पे हमने देख लिया था कि जो ओल्डेस्ट टाइम यूनिट है यानी कि वो है जो सबसे पुरानी टाइम यूनिट है वो है इयोन। उसके बाद में इसका डिवीजन ईरा, देन पीरियड, देन इपोक एंड देन एज में हम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने हेडियन इयोन में जो जो हमने विशेषताएं देखी थी कि किस किस तरीके से जो अर्थ है उसका निर्माण हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, यानी कि सोलर नेबुला से अर्थ किस तरीके से बनी है, एस्ट्रॉयड एंड मीटेरॉयड का बॉम्बारमेंट हो रहा है, जो थिया नामक एक उपग्रह है या पिंड है वो पृथ्वी से टकराया है जिसकी वजह से क्या है कि मून का फॉर्मेशन हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि जो थिया है वो उसकी जो साइज था वो कौन से ग्रह के जैसा था? यस, मार्स जैसा था। उसके बाद में हमने देखा था कि हेडियन जो इयोन थे उसमें लाइफ नहीं थी क्योंकि उसके अंदर जो अर्थ थी वो मोल्टन स्टेट में थी, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, स्टेबिलिटी नहीं थी। ये भी देखा था कि कोई कॉन्टिनेंट्स फॉर्म नहीं हुए थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर का डिफ्रेंशिएशन हो गया था, यानी कि जो हैवी मिनरल्स थे मीन्स आयरन और निकल जो है वो इन डेप्थ चले गए थे, मीन्स कोर में चले गए थे जो कि इनर लेयर ऑफ द अर्थ है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का निर्माण भी हो गया था, बट उसमें क्या है कि ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि वोल्केनिक गैसेज ही मेन थी उसके अंदर, जिनमें कि मीथेन और अमोनिया थे। ओके, आज जो है हम आर्कियन इयोन को डिस्कस करेंगे। आर्कियन इयोन जो किसका पार्ट है? प्री कैम्ब्रियन टाइम्स का पार्ट है। ओके, आर्कियन इयोन जो है वो 4.0 से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो का टाइम था। इसमें क्या है कि धीरे धीरे क्रस्ट जो है वो स्टेबल होने लगी थी। अब वो मतलब ठंडी होने लगी थी। ठंडी होगी तो क्या है कि वो सॉलिड बनेगी और फिर सॉलिड क्रस्ट होगी तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। फर्स्ट कॉन्टिनेंट का फॉर्म भी हो गया था जिसे क्रेटन्स बोला गया था। उसके बाद में यहाँ पर मेजर 3 जो है मेन घटनाएं हुई थी कि एक तो इसमें लाइफ आ गई थी, यानी कि समुंदर के अंदर जीवन आ गया था। समुंदर के अंदर जीवन मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया जैसे जो होते हैं उनका वो ऑर्गेनिज्म बन गए थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो जीव होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी तरफ थे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का विकास जो है वो भी समुद्र में होने लगा था, और बट क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनका विकास नहीं हुआ था। मतलब जो ऑन द अर्थ सरफेस मतलब धरातल के ऊपर जो है वो जैसे कि पृथ्वी थी, समुद्र में तो जीवन था बट ऊपर धरातल के ऊपर जीवन नहीं था। ठीक है, समुद्र में जीवन था। साइनोबैक्टीरिया से ही स्ट्रोमेटोलाइट्स का विकास हो रहा था। जो ये साइनोबैक्टीरिया थे ये लेटर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें पता है जिसमें क्या है CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन बनाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन भी अब एटमॉस्फेयर में आ गई थी बट इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या है कि ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब लेटर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आ गई थी। ओके, बट वोल्केनिक एक्टिविटी भी जैसे कि आपने देखा था कि वोल्केनिक एक्टिविटी तो चल ही रही थी, वो एक्टिविटी अभी भी इस इयोन में भी चल रही थी, आर्कियन इयोन में भी चल रही थी, बट वो वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो कम हो गई थी। फिर हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में क्या है कि ऑक्सीजन आ गई थी बट ऑक्सीजन कम थी, और मेजर जो गैसेस थी वो वोल्केनिक गैसेस ही थी जिसमें मीथेन और अमोनिया मेन थे। ठीक है, तो हम इसको इससे याद कर सकते हैं। एल यानी कि सबसे पहले लाइफ आ गई थी, यानी कि समुद्र के अंदर जीवन आ गया था। एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में वोल्केनिक गैसेस ही थी बट इसमें ऑक्सीजन का भी निर्माण हो चुका था। ऑक्सीजन किस वजह से जनरेट हुई थी? यहाँ पे लेटर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई थी बाय द साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद में क्या है, हम ये जान लेते हैं कि मैंने एक वर्ड यूज किया है स्ट्रोमेटोलाइट। स्ट्रोमेटोलाइट क्या होती है कि एक पत्थर जैसी संरचना होती है
जो कि ओशन फ्लोर होता है उसके ऊपर इनका विकास होता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू एंड ग्रीन एल्गाई होते हैं। ब्लू एंड ग्रीन जो एल्गाई होते हैं ओशन के अंदर, उनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या है कि ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, जब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है कि मतलब मरते रहते हैं, और इनके ऊपर क्या है कि मिट्टी के और रेत के कण इनके ऊपर जमा होते रहते हैं, तो क्या है कि ऐसे लेयर बाय लेयर इनका जमाव होता रहता है, और एक पत्थर जैसी संरचना का विकास होता है, जिसको कि जिसको कि स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। मतलब जो स्ट्रोमेटोलाइट फॉर्म्ड बाय द साइनोबैक्टीरिया विच इज ब्लू ग्रीन एल्गाई। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी, यानी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था। तो यहीं से क्या है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बिगिनिंग हो गई थी। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का फाउंडेशन भी यही है। मतलब जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुई है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आ रही है। तो ये वो इसी से रिलेटेड है, साइनोबैक्टीरिया से। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेरोजोइक इयोन। अब प्रोटेरोजोइक इयोन की टाइमिंग्स जो है वो मैंने आर्कियन इयोन जो है उसकी टाइमिंग्स मैंने क्या बताई थी, 4 बिलियन ईयर्स अगो से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो तक का टाइम मैंने बताया था। तो यहाँ पर प्रोटेरोजोइक इयोन जो है उससे आगे रहेगा, जो कि 2.5 बिलियन ईयर्स अगो से 541 मिलियन ईयर्स अगो तक का टाइम था। ओके, अब हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारे ओशन के अंदर होने लग गई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था, ऑक्सीजन बन रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज होती रही, यानी कि ऑक्सीजन इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ऑक्सीजन बढ़ी तो क्या है कि ओजोन का निर्माण भी हो गया था। ऑक्सीजन जो है वो O2 होती है, और ओजोन क्या है कि जब ऑक्सीजन में एक O मिल जाता है तो उसमें क्या है कि O3 का निर्माण हो जाता है, तो वो ओजोन हो जाती है। ओजोन एक ऐसी लेयर होती है जो कि हमारी जो सन है उससे जो यूवी रेडिएशन आती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, उसको रोकती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको धरातल तक नहीं आने देती है, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब हमें स्किन कैंसर वगैरह है, ये बीमारियां सब नहीं लगती हैं। तो एक मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि आ गई है एटमॉस्फेयर में, तो यानी कि एक बेटर कंडीशन आ गई है लाइफ के लिए। बेटर कंडीशन है तो यानी कि जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बन रहे थे उसकी जगह पर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी विकास होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए हैं। साथ में क्या है कि जो हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जीव जो विकसित हो रहे थे, उनके साथ साथ यूकैरियोटिक जीव भी विकसित होने लगे थे। अब ये यूकैरियोटिक जीव क्या हो जाते हैं कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो हमारे प्रोटेरोजोइक इयोन की है। मतलब एक सिंपल लाइफ चल रही थी, और उस सिंपल लाइफ के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स लाइफ है उसका भी फॉर्मेशन हो गया था। तो यहाँ तक हमने कर लिया है कि हमने मेन किया है कि जो प्री कैम्ब्रियन टाइम्स है, जहाँ से अर्थ की हिस्ट्री की बिगिनिंग हुई है, जहाँ से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से हम लगे थे, और हम प्रोटेरोजोइक इयोन तक आ गए हैं। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। हमने शुरू में क्या देखा था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो कहा किसको जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ है उसका जो ओरिजिन हुआ है, वहाँ से ले करके आज तक, मॉडर्न वर्ल्ड तक, अर्थ में किन जीवों का विकास हुआ है, किन स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है, कौन कौन सी मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारे की सारी चीज़ें बनी हैं, किस प्रकार से जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए हैं, किस प्रकार से प्लेट्स एक दूसरे से टकराई हैं, ये सारी की सारी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। बट इस हिस्ट्री को हम डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड करते हैं। इन इंटरवल्स ऑफ टाइम के जरिए ही हम क्या है कि पूरी की पूरी अर्थ हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी को जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोला जाता है। ओके, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिवीजन किस में होता है? इयोन, ईरा, पीरियड, इपोक, एज। ओके, उसके बाद में आता है हमारा प्री कैम्ब्रियन टाइम्स।
प्री कैम्ब्रियन टाइम्स में, जो कि 4600 मिलियन ईयर्स अगो से 541 मिलियन ईयर्स अगो तक चलता है। इसके 3 डिवीजन होते हैं। सबसे पहले आ गया है हेडियन, उसके बाद में आ गया है आर्कियन और उसके बाद में आ गया है प्रोटेरोजोइक। हेडियन जिसमें कि कोई लाइफ नहीं थी, जिसके अंदर अर्थ मोल्टन स्टेट में थी, अर्थ बन गई थी यानी सोलर नेबुला से वो अलग हो गई थी, मीटरॉइड एस्टेरॉइड बॉम्बारमेंट हो रहा था, मून का निर्माण हो गया था, किसी प्रकार का कोई कॉन्टिनेंट नहीं बना था, एटमॉस्फेयर आ गया था पृथ्वी के चारों ओर, बट वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर वोल्केनिक गैसेस थी जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं थी। ओके, देन सेकंड हमारा आया था आर्कियन ईओन। आर्कियन ईओन जिसमें क्या है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगा था, धरती ठंडी होने लगी थी, क्रस्ट में स्टेबिलिटी आई थी, क्रस्ट सॉलिड बन गई थी, कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो गया था। पहली जो घटना हुई थी आपके आर्कियन ईओन में वो ये थी कि यहाँ पर लाइफ आ गई थी, यानी कि समुंदर के अंदर जीवन आ गया था। समुंदर के इस जीवन में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जीव का विकास हुआ था जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। उसके बाद में ये साइनोबैक्टीरिया बन गए थे। साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू एंड ग्रीन एल्गाई थे, जिसने की फोटोसिंथेसिस की क्रिया की, जिसने की ऑक्सीजन का निर्माण किया। इस ऑक्सीजन की वजह से क्या है, हमारी धरती पर जीवन संभव हो सका। इसकी वजह से ही स्ट्रोमेटोलाइट पत्थर जैसी संरचना का विकास भी हुआ। उसके बाद में हम आ गए थे प्रोटेरोजोइक ईओन में। प्रोटेरोजोइक ईओन जहाँ पर कि ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से क्या है कि ओजोन भी एटमॉस्फेयर में आ गई थी। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जिसने कि सन की यूवी रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन की थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा जीवन की संभावनाएं जो है वो पृथ्वी पर आ गई थी। धीरे धीरे क्या है कि एक जो सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण भी हो गया था, जिसको कि रोडिनिया बोला गया था, सुपर कॉन्टिनेंट बन गया था। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जीव थे उनके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स वाले जीवों का भी विकास हो गया था, जहाँ पर क्या है कि वो जो जीव थे वो ट्रू न्यूक्लियस वाले जीव थे। कॉम्प्लेक्स लाइफ आ गई थी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हो गया था, बहुकोशिकीय जीवों का विकास हो गया था, कॉन्टिनेंट बन गए थे, क्रस्ट ठंडी हो चुकी थी, ओजोन लेयर का निर्माण हो चुका था। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट को हम पहले ही देख चुके हैं कि ये किससे रिलेटेड है, साइनोबैक्टीरिया से, स्ट्रोमेटोलाइट से रिलेटेड है। ओके, ये क्या है, हेडियन ईओन जहाँ पर कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। आर्कियन ईओन लाइफ थी बट सिंपल लाइफ थी, एंड प्रोटेरोजोइक ईओन में ऑक्सीजन एक्सेस में आ गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ आ गई थी, यानी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास भी होने लगा था। यानी कि जीवों का विकास होना शुरू हो गया था, बट वो जीव हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, वो दृश्य रूपी जीवन नहीं था। उसके बाद में आता है हमारा फेनेरोजोइक ईओन। फेनेरोजोइक ईओन में क्या है, जो दृश्य रूपी जीव का विकास हो गया था। तो अब फेनेरोजोइक ईओन का हम डिस्कशन क्या है कि अगले सेशन में करेंगे। और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि जो हेडियन ईओन है उसका टाइम पीरियड क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आई होप आप कमेंट्स में इसका जवाब दे देंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रोमेटोलाइट क्या होते हैं। And third question is for you that what is the meaning of geological time scale? Okay, thank you। ये 3 questions मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप जवाब मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।